नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर जागृति सिंह, फाउंडर ऑफ मार्स मदर्स लैब एकेडमिक एंड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। ये एक ऐसा सेंटर है जो दिव्यांग बच्चों के लिए, हमारे स्पेशल किड्स के लिए काम करता है और मैं पिछले 25 वर्षों से इन बच्चों के लिए ही प्रोफेशनली कार्य कर रही हूँ। करीब 700 बच्चे हमारे समाज की मुख्य धारा से अब तक जुड़ चुके हैं और 3000 ऐसे आसपास के, कानपुर से के अलावा भी आसपास के शहरों से ऐसे बच्चे हैं हमारे जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है और अभी उनका पुनर्वास हो रहा है और आगे भी ये चीज़ें लगातार जारी हैं। अभी मार्स मदर्स लैब सेंटर जो है वो मेरे जो 25 वर्षों का जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे इन बच्चों को जो नई चीज़ें मिल पा रही थी वो स्पेशल इस तरीके से डिज़ाइन की हुई हैं कि बच्चा पैदा हो और हमें पता चले कि बच्चे में दिक्कत है, तो वो जिस दिन से उनकी शुरुआत हो, अगर हमें लगता है कि बच्चा माइल्ड है या बॉर्डर लाइन पे है तो हम उसको नॉर्मल स्कूल की तरफ ले जाते हैं, नॉर्मल लाइफ की तरफ आसानी से ले जाया जा सकता है। लेकिन जब हम बच्चा मॉडरेट है या सीवियर है तो उसे बहुत लॉन्ग टर्म तक जो है वो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पुनर्वास की, हमारे रिहेबिलिटेशन की, हमारे स्पेशल स्कूल की साथ साथ। तो फिर हम लोग मार्च उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया कि वो यहीं पे पढ़ें, यहीं उनकी थेरेपीज़ हो रही हैं, यहीं फिर धीरे धीरे करके उनको, अगर बच्चा नॉर्मल लोगों के साथ सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, नॉर्मल लोगों के साथ कंपटीशन में नहीं जा पा रहा है, तो उनके लिए उनका हायर एजुकेशन हुआ और उनका साथ साथ रोज़गार हुआ। अगर बच्चा सर्विस में नहीं जाया तो वो अपना चीज़ें सीख के खुद आत्मनिर्भर बने, उनको रोज़गार की हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था है। और उनकी एबिलिटी असेसमेंट, सबसे बड़ी चीज़ है, हम उनका एबिलिटी असेसमेंट लेते हैं, तो हम लोग वो पॉजिटिव चीज़ें पकड़ते हैं। आप नेगेटिव पार्ट छोड़ दीजिए, कुछ अच्छाइयाँ किसी में होती हैं वो चीज़ों को लेंगे। जैसे कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है बट उसका फिज़िकल जो डेवलपमेंट है बहुत अच्छा है, तो हम उस पर काम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको जो है जॉब उनके लिए देते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं, उस क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाते हैं जो चीज़ें में हाथ पैर की ज़्यादा ज़रूरत हो। मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं और मेरा संस्था है जिसमें मैं प्रेसिडेंट हूं, तो मैं सारी चीज़ों को देखती हूं, मैं अपने आप को वहां खड़ा करती हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से काम करती हूं। क्योंकि कई बार सेंटर जब नए खुलते हैं तो उसमें धीरे धीरे करके वो चीज़ें उनके पास, स्टाफ के पास एक्सपीरियंस आता है। लेकिन मैंने अपने जो 25 सालों का जो वर्क है, जो हर जगह जो काम किया है, उसका ये एक तरह से कह सकते हैं उसका ये निचोड़ है मार्स, जिसमें शुरू से ही कोई कमी नहीं है। और ये नहीं है कि आज हमने ये सर्विस बढ़ाया तो कल हम जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तब हम दूसरी सर्विस लेंगे, लेकिन नहीं, इसको शुरू से ही हमारा इन्फेंट से लेके और एडल्ट जो दिव्यांग हैं उनके लिए ये चीज़ें काम करता है। और दूसरा जो है, दो तरह से बात होती है स्पेशल बच्चों के साथ में। एक तरह से होती है कि बच्चा हाई रिस्क है, हाई रिस्क बेबी है, डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया कि आज बच्चा हाई रिस्क है, मे बी कल उसको शायद दिक्कत हो। बट और एक दूसरा केस होता है कि हमें पता है कि बच्चे को दिक्कत है, तो मार्स पूरा सपोर्ट करता है उनके नॉर्मल लाइफ ले जाने की तरफ। उनको स्टार्टिंग से ही 5 डेवलपमेंटल एरियाज़ पे हम काम करते हैं कि वो कहीं से भी, किसी भी एरिया में बच्चा पीछे ना रहे। पूरी कोशिश होती है कि हम बच्चे को नॉर्मल लाइफ दें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस की। बच्चा, पेरेंट्स, ये कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता है 70% पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं बहुत, और काफ़ी दिन बाद भी कई बार एक्सेप्ट, कोई तो आखिरी तक भी नहीं एक्सेप्ट करते कि हमारे बच्चे में दिक्कत है और हमारे ही बच्चे में क्यों है, वो इसी में ही लगे रहते हैं। बट देखिए, मैं जब मैं मदर की या पेरेंट्स की बात करूं, अगर हम इमोशनली उनके साथ अटैच होते हैं तो थोड़ा सा एक अपने आप को जो है हम भी वहाँ पर लगता है कि हाँ, थोड़ा उनको हम सपोर्ट देते हैं, मोटिवेट करते हैं। लेकिन प्रोफेशनली जो है ये मेरा काम इतना वो नहीं है। मुझे उनको जल्दी मेरा काम है कि मैं उनको वो बताऊं कि हाँ, रियलिटी क्या है और कहाँ पर हम पीछे हैं और आगे क्या दिक्कतें आने वाली हैं। जितने जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे हमारे लिए भी काम उतना आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी वो होती हैं दिक्कतें, तो हमेशा ये चैलेंजेस हमारे सामने आते रहते हैं। और क्योंकि रीज़न एक और सबसे बड़ी बात, हम जब हम इस चैलेंज को जो है नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि पेरेंट्स जो हैं वो
अपने जो बच्चा है बॉर्डर लाइन या माइल्ड प्रॉब्लम वाले जो बच्चे हैं उनको वो लोग क्या करते हैं कि वो बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ कंपटीशन जो है नहीं कर नहीं पाता, जीत नहीं पाता उनके साथ में, और स्पेशल बच्चों के साथ वो उनको भेजते नहीं हैं। तो ये जो है तो इस तरीके से वो बच्चे और भी पीछे रह जाते हैं, जबकि उनको जो है और आगे आना चाहिए, लेकिन बच्चे वो और पीछे हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हम नॉर्मल स्कूल भेजें, नॉर्मल स्कूल में कंपटीशन बच्चा जो है बीट नहीं कर पाता, और स्पेशल बच्चों के साथ में वो कंपटीशन करवाते ही नहीं है। मदर जो है वो फर्स्ट थेरेपिस्ट मानी जाती है, फर्स्ट टीचर मानी जाती है, फर्स्ट डॉक्टर मानी जाती है। तो मदर हो या फैमिली मेम्बर्स हो, उनको सबसे पहले नोटिस में लेना चाहिए कि जो है अगर कहीं से भी लगे कि बच्चे को दिक्कत है, तो अगर बच्चा मान लीजिए आपका बच्चा, जैसे पहली बात तो सबसे बड़ा रिस्क इस टाइम में हो जाता है जब मतलब जब बच्चा डेंजर जोन में है, तो हमें बच्चा पैदा हुआ और रोया नहीं, सबसे बड़ी बात है कि बच्चा रोया नहीं है, या अभी 1 महीने का भी हो गया और शक नहीं कर पा रहा है, 2 दिन का बच्चा है शक नहीं कर पा रहा है, तो ये जो 2-3 सिम्टम ऐसे हैं जो ये शुरू से ही जहाँ से पता चलता है कि बच्चा हाई रिस्क है। इसके बाद भी अगर जो चीज़ें जो पेरेंट्स नोटिस करते हैं वो ये है कि बच्चा 3 महीने का हो गया, हेड कंट्रोल नहीं है बच्चे का, या बच्चा अभी 6 महीने का हो गया, बैठ नहीं पा रहा है, हाइपोटोनिक है, या बहुत ज़्यादा टाइटनेस है और बच्चा हमारा चल नहीं पा रहा है। नॉर्मली जो पेरेंट्स कंप्लेन लेके आते हैं वो कहते हैं कि हमारा बच्चा चल नहीं पा रहा है, तो लेकिन जब पीछे बच्चा आपका जब हेड कंट्रोल नहीं है तो वो उनको फिर हम लोग को समझाना पड़ता है कि जब हेड कंट्रोल नहीं है तो वो कैसे वो वॉकिंग करेगा। लेकिन पेरेंट्स को जो चीज़ें नोटिस कर पाते हैं, जो लोग हैं, जो समाज नोटिस करता है, वो बड़ी चीज़ें नोटिस करता है कि चल नहीं पा रहा, बट क्यों नहीं चल पा रहा है ये बहुत उनके लिए जानना ज़रूरी है कि वो क्यों नहीं चल पा रहा है बच्चा, कि ब्रेन किस वजह से डैमेज हुआ या कहाँ पे दिक्कत आ रही है, बच्चा ऑटिज़म है या डाउन सिंड्रोम है। तो ये चीज़ें कई बार डॉक्टर्स भी जो इनके पीडियाट्रिशियन है, ये चीज़ें वहाँ से उनको पता चलनी चाहिए, तो वो इजीली रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए वो रेफ़र करते हैं, तो बच्चा हमारे पास आ जाए। लेकिन अभी देखिए मॉडर्न टाइम है, डिजिटल टाइम है, तो नेट पे सर्च करें कि अगर जो भी छोटी सी प्रॉब्लम है आप नेट पे डालिए। अगर आपको कहीं से भी दिक्कत लग रही है कि हमारे बच्चे का हेड कंट्रोल नहीं है, तो आप नेट पे डालिए, तो आपको इजीली वो चीज़ें मिल जाएंगी कि क्यों दिक्कत है और आपको क्या करना चाहिए और कौन से एक्सपर्ट्स से आपको इस टाइम में मिलना चाहिए और किन से आपको हेल्प मिल सकती है। देखिए मेरा ये कहना है, जो रिहैबिलिटेशन जो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं अभी, तो वो तो जानते हैं लगभग कि क्या प्रॉब्लम है, बट और भी जो हेल्थ वर्कर्स हैं तो उनको प्रॉपर चीज़ें नहीं पता होती हैं। ये पता होता है हाँ कहीं बच्चे को दिक्कत है, लेकिन कई बार अभी भी वो शब्द यूज़ होते हैं, जो प्रोफेशनल हैं जो है वो भी अभी भी शब्द बच्चों के लिए यूज़ करते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन है तो या ऑटिज़म है, तो वो पागल वर्ड यूज़ करते हैं, जो चीज़ें अभी नहीं करनी चाहिए। तो अभी भी समाज में कहीं ना कहीं अवेयरनेस की ज़रूरत है। हालांकि मार्स सेंटर हमारा जो है वो उसका जो एक फोकस ही है कि अवेयरनेस टू सेल्फ डिपेंडेंस। तो अवेयरनेस तो सबसे पहले ज़रूरी है अच्छे रिज़ल्ट के लिए, और जो पेरेंट्स हैं, जो समाज है, उनसे भी ज़्यादा जो ज़रूरी है कि जिनको जानना ज़रूरी है वो है हेल्थ वर्कर्स। क्योंकि जब पेरेंट्स को दिक्कत होती है या पेरेंट्स को दिक्कत हो रही है कि हमारे बच्चे को दिक्कत है, वो सबसे पहले ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, न्यूरोसर्जन है, उनके पास जो है जाते हैं, तो उनको एटलीस्ट उनको जो गाइडलाइन जो वो देंगे वो करेक्ट होनी चाहिए। उसमें कहीं से भी ये नहीं हो कि आप दवा देते रहिए तो ठीक होगा, बट ठीक है मेडिसिन आपका जो एपिलेप्सी के लिए अगर हम मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन चल रही है, तो साथ साथ थेरेपीज़ बहुत ज़रूरी है, और थेरेपीज़ बहुत ज़रूरी है कि उनकी स्टार्ट हो जाए और हमें जल्दी रिज़ल्ट मिल सके। क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन में जब हम स्टार्ट करते हैं थेरेपीज़, और तो फिर वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है।